Assalamualaikum. This is Learn with Milha. So, in this video, I'll be talking about the first chapter of Biology Book 11, Sin Board, and this is the chapter of biomolecules. So, अगर आपने बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की बायोलॉजी पढ़नी है फॉर यू आर न्यू स्टूडेंट सो यू शुड गो स्टेप बाय स्टेप राइट चैप्टर्स को स्टेप बाय स्टेप लेके चलोगे सो इट वुड बी वेरी इजी एंड वेरी गुड फॉर यू टू ग्रैप मेन कंसेप्ट्स सो फ्रॉम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इस चैप्टर से आपको क्या सीखने के लिए मिलेगा ऑल द बेसिक बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स इनके बारे में हम आगे चैप्टर्स में पढ़ते रहेंगे ठीक है जिन्हें आप पढ़े बगैर अगर आगे बढ़ते हैं सो इट वुड बी क्वाइट स्कैरी टू नो द नेम्स ऑफ ऑल दोज मॉलिक्यूल्स अगेन एंड अगेन इन द फ्यूचर चैप्टर्स ठीक है सो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है अगर आपको बेसिक्स ही ना पता ठीक है सो ये फर्स्ट चैप्टर है सो यू शुड गो इन सीक्वेंस और इन अ सीरीज so this is my first video of this chapter right so it would be a little bit detailed because at the level of first year things become more difficult and they become more complex okay so it would be a little bit tricky so if you have any queries at the end of the lecture do comment down in the comment box or you can email me check the email from the description okay so this is biomolecules and as you know molecules कहाँ से लिंक आ रहे हैं केमिस्ट्री से लिंक आ रहा होता है सो फर्स्ट वील go through this definition of biochemistry many of you have already done with biochemistry पता ही होगा सबको काफ़ी कि बायोकेमिस्ट्री होती क्या है ठीक है बट ये हम देख लेते हैं कि बायोकेमिस्ट्री है क्या इट्स अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच एक्सप्लेन्स द बायोकेमिकल बेसिस ऑफ लाइफ इन इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री ठीक है बायो वर्ड और केमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है केमिस्ट्री ठीक है मॉलिक्यूल्स की स्टडी ठीक है उसके स्ट्रक्चर की उसके प्रॉपर्टीज़ की स्टडी होती है ठीक है किसी भी केमिकल के स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ की यानी वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं ठीक है और बायो तो पता है लाइफ तो हम ये देखेंगे इसमें कि लाइफ जो आपकी ज़िंदगी है इसमें जो आपकी बॉडी में जितने भी केमिकल्स बॉडी में या हम कह सकते हैं ऑल इन्वायरमेंट में आपकी अपनी बॉडी में जितने भी केमिकल्स हैं वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं उनका आपकी बॉडी के अंदर क्या एक्शन है बॉडी में किस तरीके से कोई मॉलिक्यूल बन रहा होता है ये सारी चीज़ें हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं ठीक है सो अब बायोकेमिस्ट्री क्यों इंपॉर्टेंट होती है सो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल द प्रोसेसेस कैरीड आउट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर टू फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस स्पेशली डीएनए फॉर एंजाइम प्रोटीन सिंथेसिस एंड कंट्रोल ऑफ ऑल द मैकेनिज्म्स सो इस पॉइंट का जो पूरा मतलब ये है कि ये बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि जो भी हमारी बॉडी में प्रोसेसेस हो रहे हैं जिसमें इन्होंने बहुत सारी एग्जांपल्स दिए हैं जो अभी आपको एट द मीन टाइम समझ में नहीं आएंगी कि भाई ये इंफॉर्मेशन क्यों न्यूक्लियस से मूव करी है किस तरीके से डीएनए एंजाइम या प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है ये सब चीज़ें नहीं समझ में आएंगी बस सिंपल ये याद रखो कि बॉडी में होने वाले जितने भी प्रोसेसेस हैं ठीक है जितने प्रोसेस बॉडी में हो रहे हैं जिस तरह कोई खाना पकता है तो उसका हर स्टेप होता है इसी तरीके से बॉडी में होने वाले जितने भी काम है वो सब प्रोसेस के हिसाब से होते हैं मतलब स्टेप्स के हिसाब से होते हैं उस सब में बायोकेमिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन से ही हमें पता चलता है कौन से प्रोसेस किस तरह हो रहा है देन अगर हमें नॉर्मल चीज़ पता होती है तो हमें ये भी पता होता है कि अगर नॉर्मल चीज़ सही तरीके से नहीं हो रही होती तो हमें पता चल जाता है कि हाँ ये एबनॉर्मल है अगर आपको नॉर्मल ही नहीं पता तो आप एबनॉर्मल को अलग नहीं कर सकते सो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट एबनॉर्मल मैकेनिज्म विच लीड टू द डिजीजेस डिजीजेस हमें पता है बीमारियाँ होती हैं बीमारियाँ क्यों होती हैं बॉडी में होने वाली किसी भी अबनॉर्मल चीज़ की वजह से तो अगर आपको बॉडी का नॉर्मल प्रोसेस ही नहीं पता सो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट इज हैपनिंग अबनॉर्मल ठीक है सो ये चीज़ इससे हमें पता चलेगी बायोकेमिस्ट्री से देन इससे हमें ये भी पता चलता है कि कौन सी बीमारी को ट्रीट करने के लिए हम किस तरह की दवाई बनाएं ताकि जो एबनॉर्मल मैकेनिज्म है वो क्या हो जाए नॉर्मल हो जाए ठीक है और लास्ट ये जो पॉइंट है इसमें हमें यही बताया हुआ है कि जो भी कॉम्प्लेक्स आपके कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं हम आइडियाज़ होते हैं ठीक बॉडी के अंदर होने वाली सारी चीज़ें जिनके क्वेश्चंस हैं आपके पास बहुत सारी ठीक है तो उसके आंसर्स भी कहाँ पे रखे हुए हैं आपकी बायोकेमिस्ट्री में जैसे यहाँ बता दिया व्हाट इज़ द कॉज ऑफ कैंसर व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ मेमोरी ये सब चीज़ें हमें कहाँ से पता चली है बायोकेमिस्ट्री से पता चली है ओके सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोकेमिस्ट्री नाउ कमिंग टुवर्ड्स द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल भाई जो सेल है वो केमिकली किससे बना हुआ है ठीक है सेल के अंदर कौन से केमिकल्स मौजूद है तो अब हमें एक बात मालूम है ठीक है कि जो सेल है सेल के अंदर या हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ ज़्यादा किससे बनी हुई होती है पानी से बनी हुई होती है तो हमने ये याद रखना है कि सेल के अंदर भी किस चीज़ की वेटेज ज़्यादा है पानी की वेटेज ठीक है अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ सो यू हैव टू रिमेंबर दैट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट
अब ये मैंने जो एक ड्रॉ किया है, दिस इज अ सेल, राइट। सेल के अंदर बहुत सारी मटेरियल होते हैं, ठीक है। मेनी ऑफ यू नो अबाउट न्यूक्लियस, बहुत सारे बच्चों को इस लेवल पे भी नहीं पता होता, ठीक है। सो न्यूक्लियस क्या होता है, एक सेंटर के अंदर या साइड के ऊपर समझ लो एक मेन सी चीज होती है सेल की, ठीक। अब सेल के अंदर यहाँ पर भी पानी होता है और यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर भी पानी होता है, ठीक है। सो सेल की जो लाइन है जो मैंने बनाई है, मतलब सेल की बाउंड्री से लेकर न्यूक्लियस तक का जो रास्ता है, यहाँ पे जितना भी पानी होगा हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं हम इसे, साइटोप्लाज्म, ठीक है। मतलब सेल की जो बाउंड्री होगी उससे लेके न्यूक्लियस तक जितना भी पानी होगा हम इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। देन कम्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर जितना भी मटेरियल है, जितना भी पानी है, हम इसे क्या कहते हैं, एक मिनट, ये देखिए, हम इसे कहते हैं न्यूक्लियो प्लाज्म, ठीक है। साइटो वर्ड बेसिकली सेल के लिए आता है और प्लाज्म हम कह लो फ्लूइड को कहते हैं। इसी तरह न्यूक्लियो वर्ड न्यूक्लियस के लिए आता है और प्लाज्म हमें किसे कहते हैं, फ्लूइड को कहते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या भरा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ होता है, और सेल के बाकी जो न्यूक्लियस से लेके सेल की जो वॉल होती है उस तक के रास्ते में क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ अब इस साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियोप्लाज्म को, ठीक है, जो इसके अंदर मौजूद है, अगर मैं पूरे को एक साथ कोई नाम देना चाहूंगी तो मैं क्या कहूंगी, सो आई विल कॉल दैट प्रोटोप्लाज्म। क्या कहूंगी मैं, इसे मैं प्रोटोप्लाज्म कहूंगी। न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है और साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी मटेरियल है उस सबको मिला के हम, सॉरी, जो पूरा सेल के अंदर मटेरियल होगा यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को मिला के मैं क्या कहती हूँ, प्रोटोप्लाज्म कहती हूँ, ठीक है। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट शुड बी बिल्ड एट दिस पॉइंट, ठीक। मैं इसे फिर से रिपीट कर देती हूँ एक बार, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सेल की लाइनिंग में, ठीक है, लाइनिंग से लेकर न्यूक्लियस तक साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म, और टोटल मिला के हम इसे कहते हैं प्रोटोप्लाज्म, सही है। अब देखो केमिकली जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक, एक्चुअल केमिकल कॉम्पोजिशन हमें आज भी नहीं पता, इट्स स्टिल अननोन, परफेक्टली नहीं पता, लेकिन एक अप्रोक्सीमेट आइडिया है कि इसमें कितना परसेंट पानी है, 70 to 90% पानी से बना हुआ है, ठीक। अगर हम उस पानी को इवेपरेट कर दें यानी बॉईल करके उड़ा दें तो बाकी जो पीछे मटेरियल बच जाता है सेल का, वो क्या कहलाता है, ड्राई वेट ऑफ द सेल। ओके, सो ड्राई वेट ऑफ सेल कहते हैं। अब ड्राई वेट ऑफ सेल्स के अंदर मतलब जो भी चीजें बच जाती हैं हम उन्हें क्या कहेंगे, दे आर बायोमोलिक्यूल्स, क्योंकि उससे मिलकर क्या बना होता है, आपका एक सेल बना हुआ होता है, ठीक। विच आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी होगी तो एक आइडिया होगा। वो ऑर्गेनिक वो मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद हो, हम उन्हें ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। इन सेकेंड ईयर इसे डिटेल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी डिटेल पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर में, ठीक है। ओके, सो एलिमेंट्स सबको पता है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं। सो दे आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स किससे बनते हैं, एलिमेंट से बनकर, ठीक है, मिलकर। और इनमें से मेनली आपके पास 6 इंपॉर्टेंट है, जिनमें आ जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। रिमेंबर दीज 6 नेम, ये तो बहुत कॉमन है, CHO, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर भी आपने याद रखना है, ठीक है। इसके बारे में एक MCQ बन के आराम से आ सकता है, ठीक है। इट वुड बी अ वेरी इजी MCQ टू गिव आंसर, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स बनाने में कौन से एलिमेंट्स इस्तेमाल होते हैं, सो दे माइट बी कॉल्ड एज बायो एलिमेंट्स। अगर किसी को याद हो 9th की बुक में भी आई गेस ये इस तरह करके लिखा हुआ है कि ये बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। ओके, सो द फॉर्म अप्रॉक्सीमेटली 98% ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। मतलब ये जो हमारे ये थे, दिस है, दिस इज नॉट द, दिस इज दिस, ठीक। तो ये 98% तक बायोमोलिक्यूल यही बना रहे होते हैं। अच्छा, अब हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। सॉरी दिस वीडियो इज अ बिट लेंदी, क्योंकि इसमें सारे जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं वो मैं अभी कवर करवा रही हूँ, ठीक है। एंड सो बेसिक टाइप्स, फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक टाइप्स बायोमोलिक्यूल्स की, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो दे कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर वेरिएबिलिटी इन देयर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस इन सेल एंड ऑर्गेनिज्म, ठीक। अब हम जिस तरह खाने की चीज़ें होते हैं हम उनको डिवाइड करते हैं, ये चावल है, ये रोटी है, ये प्याज है, और ये आलू है, राइट, ये मटन है, ठीक है, ये बीफ है, ये पोल्ट्री मीट है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम डिवाइड करते हैं। इसी तरह हमने बायोमोलिक्यूल्स को भी बेसिक फंडामेंटल चीज़ों में डिवाइड किया हुआ है, जिनमें फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, ठीक। सेकेंड इज प्रोटीन्स, देन लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स एंड कॉन्जुगेटेड
मॉलिक्यूल्स, ये 5 मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे बेसिक बायोमॉलिक्यूल्स हैं। मतलब अगर हम सेल के अंदर देखेंगे, ड्राई वेट को देखेंगे तो उसमें आपको यही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। अब ये जो बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स, इस साइड जो चार्ट बना हुआ है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट चार्ट, मस्ट रिमेंबर दिस चार्ट, ठीक है। ये नीचे वाला रिमेंबर करना, जो नीचे बना हुआ है, इट्स नॉट ज़रूरी, ठीक है, ये मत करना, लेकिन ये वाले को अच्छे से रिमेंबर कर लेना, राइट। अब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया हुआ है कि जो बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें बताई हैं, ये कैसी होती हैं, ये कॉम्प्लेक्स होती हैं, ठीक है। मतलब इसके अंदर कह लो बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स से मिलकर ये बनी हुई होती हैं, ठीक है। और डिफरेंट छोटे 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 यूनिट से मिलकर बनी हुई होती हैं। अब यूनिट्स में क्या है, फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ये एक ब्रिक है, दीवार है, ठीक है। दीवार किससे मिलकर बनी हुई होती है, बहुत सारी ब्रिक्स से, ठीक है, ईंटों से मिलकर बनी हुई होती है। सॉरी, माय ड्राइंग इज वेरी बैड हियर, ठीक, ये ऐसे बनी हुई, ठीक है। सो अब जो कार्बोहाइड्रेट नाम है ना, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ये पूरी दीवार को हम कह रहे हैं, चाहिए, ये हम पूरे ग्रुप को कह रहे हैं। अब ये किससे मिलकर बना हुआ है, ये बना हुआ है मोनोसैकेराइड से, यानी ये इंडिविजुअल ब्रिक्स से, ठीक है, इसे हम मोनोसैकेराइड्स कहते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में, सही। और इसके अंदर लिंकेजेस कौन सी होती हैं, यानी अगर हमने, मैं कह रही हूँ कि मैंने ईंटों के ऊपर ईंटें रखी हैं, तो ये ऐसे ही नहीं रखते, बल्कि इसमें क्या लगाई जाती है, पहले सीमेंट लगाई जाती है और बाकी गम और बॉन्ड का मटेरियल लगाया जाता है जिससे ये चिपक जाए आपस में, ठीक। इसी तरीके से ये जो मोनोसैकेराइड्स हैं, जब मिलकर ये कार्बोहाइड्रेट या फिर ऑलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड, ठीक है, ये बना रहे होते हैं। ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। तो इसे हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, ये इनके दरमियान में बॉन्ड्स होते हैं। इसी तरह प्रोटीन्स के बारे में बताया हुआ है कि ये अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं और इनके दरमियान पेप्टाइड लिंकेज होता है। लिपिड्स के बारे में ये जो हमें दी हुई है लिस्ट, ये हमें आगे पढ़नी है, सो इसको भी आप बस अभी देख लें, नेक्स्ट हम क्लास में ये डिस्कस करेंगे जब लिपिड्स के बारे में पढ़ेंगे। इसी तरह न्यूक्लिक एसिड्स है, इनके बारे में हमें बताया हुआ है, ठीक। और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये भी हम लास्ट में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक। सो दिस वाज ऑल अबाउट बायोकेमिस्ट्री, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल एंड फंडामेंटल टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। ये आपने टाइप्स याद रखनी है, कुछ भी देकर ब्लैंक्स में इसको इस क्वेश्चन को आराम से पूछे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज वॉच द वीडियोज इन ए सीक्वेंस टू ग्रैब मोर कॉन्सेप्ट्स एंड डू मेक नोट्स ऑफ वट एवर यू लर्न, ठीक है। नोट्स बनाने से बहुत फायदा हो जाता है इनके अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टिल देन, टिल द नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।